हे दोस्तों, एक चीज है जो मैं हमेशा से देखता आया हूं, जो बहुत टाइम से चली आ रही है और वो चली ही जा रही है और लोगों को बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके कारण जो समझा रहे हैं वो अपनी तरफ से सही समझा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सीखने वाला बच्चा है या सीखने वाला बड़ा है, जो भी है, उस तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। एक चीज आपने खुद भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप भी कभी सर्च करते हो यूट्यूब पे कि हाउ टू ब्लेंड, व्हाट आर द बेस्ट ब्लेंडिंग टूल्स, कि पेपर स्टम्प अच्छे हैं या टिश्यू पेपर अच्छे हैं या ब्रश अच्छे हैं। इस तरीके के सवाल आप सर्च करते हो यूट्यूब पे। मुझसे भी बहुत लोग ये सवाल पूछ चुके हैं और ये सवाल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे समझ आता है कि आपका ध्यान ब्लेंडिंग टूल के वजह से भटक रहा है। और मैंने 90% लोगों को देखा है जो ब्लेंडिंग टूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं शुरू से, उनकी वैल्यूज बिगड़ जाती है। वैल्यूज कैसे बिगड़ती है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, मैं आपको इस वीडियो में डेमो दे के भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्लियर करते हैं। टिश्यू पेपर, फिंगर का इस्तेमाल करना, जो भी स्मूथ करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ हमें एक टेक्सचर का फील देते हैं। दैट इज इट। उनसे रियलिज्म का इफेक्ट या फिर अच्छे आर्ट वर्क, रियलिस्टिक फील लाना, वॉल्यूम अचीव करना, राइट वैल्यूज को अचीव करना एक आर्ट वर्क में नहीं किया जाता। मान लो एक डार्क से लाइट, एक किसी चीज को आपने बनाया और डार्क से लाइट आपको शेड करनी है या कलर भी करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कलर पे भी लागू होता है। समझो, डार्क से लाइट आपको करना है, अगर वो डार्क और लाइट सही नहीं है तो आप जितना भी ब्लेंड कर लो, कितना भी बेस्ट टूल इस्तेमाल कर लो, काम का नहीं है। और अगर डार्क और लाइट सही है तो अगर आप ब्लेंडिंग टूल इस्तेमाल नहीं भी करोगे ना, तो वो परफेक्ट रियलिज्म लगेगा, वो परफेक्ट आर्टवर्क, वो अमेजिंग लगेगा। रियलिज्म के मामले में वो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इस ड्राइंग को देखो। ये जो ड्राइंग है, ये इस ड्राइंग में मैंने कहीं पे भी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ब्लेंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ पेंसिल और इरेजर, दैट इज इट। फिर भी आपको फील आ रहा होगा रियलिज्म का, फिर भी आपको वॉल्यूम का फील आ रहा होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैल्यूज सही है, डार्कनेस और लाइटनेस अपनी अपनी जगह पे हैं। ये जो पूरी ड्राइंग है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है रियल टाइम, जो मैंने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग ड्राइंग मास्टरी के अंदर दिया था। और इसमें भी मैंने आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, लेकिन इस ड्राइंग का मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो कि रियलिज्म पाने के लिए आपको ब्लेंडिंग टूल के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन और भी दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स के, जो एक ड्राइंग ट्रेनिंग में कवर होने चाहिए। सभी के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने ट्रेनिंग बनाई है ड्राइंग मास्टरी, और उसके अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आज मैं क्विकली ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आप भी समझो कि टूल जो ब्लेंडिंग स्टिक है या ब्लेंडिंग का कोई भी सामान आप इस्तेमाल करते हो, उसके पीछे आपको फोकस नहीं करना है। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम गलत चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मेन चीजें छूट जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो या फिर हॉबी के तौर पे काम कर रहे हैं, वो टूल्स के ऊपर, ब्लेंडिंग स्टिक वगैरह के ऊपर इतने ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि मेन चीज सही वैल्यू का आ पाना, वही मेन पार्ट ही बिगड़ जाता है। मैं आपको अपनी छोटा सा एक स्टोरी बताता हूं। जब मैं अराउंड 6-7 साल पहले, जब मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस शुरू की थी ड्राइंग से रिलेटेड, तब मेरे गुरु थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि बेटा ड्राइंग पे ज्यादा फोकस कर, शेडिंग अगर कर रहा है तो वैल्यू पे ज्यादा फोकस कर, ब्लेंडिंग टूल्स का इस्तेमाल मत कर। उस समय उन्होंने एक बात कही थी, तो उस समय मैंने उस पर फोकस किया था और इसलिए बहुत ज्यादा हेल्प किया उस बात ने मुझे अपनी मेरी इस जर्नी में। ओके, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे क्विकली देता हूं ताकि आपको यह समझ आए कि आपको ब्लेंडिंग टूल से पहले किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। हे एवरीबॉडी, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग बॉक्स लिए हैं। ओके, दोनों में मैं रफली क्विकली 2 मिनट के अंदर एक छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ ताकि जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ इस छोटे से डेमो में, वो आपको समझ में आ जाए। जब भी कोई एक आर्ट का स्टूडेंट्स आर्ट वर्क बनाता है, सक्सेसफुली उसको बनाना चाहता है, तो कुछ स्टेप्स में वो उनको बनाता है। पहला स्टेप तो यही होता है कि वो चीज़ों को समझता है, कंपोज करता है, उसके बाद उसको लाइन को सिंप्लीफाई करता है, उसके बाद उसको ड्रॉ करता है। ड्रॉ करने के बाद उसको सही तरीके से उसमें चीज़ों को देखता है ताकि ओवरऑल जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो एकदम परफेक्ट हो जाए। उसको करने के बाद वो शेडिंग करता है। अब शेडिंग वो पेंसिल से करे, चारकोल से करे, या उसमें कलरिंग करना चाहे, कलर में भी वाटर कलर है या एक्रिलिक है, ऑयल है, जो भी
दूसरे स्टेप में जो भी वो करना चाहता है, शेड कर रहा है, कलर कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे उसको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेंसिल शेड की, जहाँ पे हम ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं और हम ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, मायने नहीं रखता अगर आपके वैल्यूज़ सही नहीं है तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बॉक्स में मैंने क्विकली एक रफ टाइप का पोर्ट्रेट बना दिया है ऐसे ही, ओके, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में जो आप गलती होती है, मैक्सिमम लोग नेक्स्ट स्टेप में गलती करती हैं, मैं उसको आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे रफली मैंने हेड बना दिया है, ठीक है, रफली। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे आपका दिमाग लगना चाहिए और कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। अब ये पोर्ट्रेट छोटा सा मैंने रफली बनाया, अब इसको आप ये समझो कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तो बस मैंने आपको डेमो देने के लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। जब भी कोई भी ड्राइंग आप करते हो तो उसके बाद जब आप शेड करते हो या कलर करते हो तो आपका दिमाग बस यहाँ पे लगना चाहिए कि वो कितना डार्क है या कितना लाइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हेयर वाला पार्ट है इसको मैं सबसे ज़्यादा डार्क रख रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट ये है जहाँ पे बाल बने हुए हैं, ओके। अब जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं बार बार कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क होगी, कितनी लाइट होगी। और यहाँ पे हमारा सबसे जो बड़ा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है वो इस जगह पे लगता है, सिर्फ ये देखने में कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स दिख रहे हों या टेक्सचर कैसे दिख रहे हों, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस एक ही बात का पड़ता है कि आप जितना डार्क मार्क लगाना चाह रहे हो वो उतना डार्क है कि नहीं है। अब गलती यही होती है कि हमें पता नहीं होता, जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे कितना डार्क करना चाहिए, जिसके लिए वो रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। बट द थिंग इज़, समझना ज़रूरी है कि हमें कितना डार्क है कितना लाइट किसी चीज़ को करना है, ओके। अगर जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी और हम ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें कहीं से भी ये हेल्प नहीं हो जाएगी। अपने आप वो ड्राइंग खुद को लाइट या खुद को डार्क नहीं कर लेगी, ठीक है, भले ही कितनी भी स्मूथनेस आप दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रफली बस पेंसिल का इस्तेमाल करके चीज़ों को डार्क कर रहा हूँ, या जहाँ पे लाइट छोड़ना है उसको लाइट छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे गले को मैंने थोड़ा डार्क किया क्योंकि वो डार्क वैल्यू का है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैंने डार्क किया क्योंकि वहाँ पे डार्क वैल्यू थी। अब यहाँ पे हम जो भी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं या लाइव ड्रॉ भी कर रहे हो आप, तो हम अपने सराउंडिंग को देखते हैं कि चेहरा बना रहे हो या लैंडस्केप बना रहे हो, तो पूरे लैंडस्केप में या पूरे चेहरे में कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, बैकग्राउंड डार्क है या लाइट है, अगर डार्क है तो कितना डार्क है, अगर लाइट है तो कितना लाइट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पूरी शेडिंग की जाती है। शेडिंग ऐसा नहीं कि हमने डार्क लाइट करना शुरू कर दिया, पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ पे कितना डार्क या कितना लाइट होना चाहिए, ओके। और उसको करने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं कि किसी चीज़ को ठीक करना है क्या, और ठीक करते वक्त हमें यह देखना होता है कि किसी चीज़ में डार्कनेस या लाइटनेस अलग अलग तो नहीं है। ये नहीं देखना होता कि किसको कितना स्मूथ करना है या कितना रफ छोड़ना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखनी। मैं बस यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे कितना डार्क रखना चाहिए, ओके। और यही चीज़ हर बार लागू होती है। अगर एक पर्सन कलर भी कर रहा होता है तो कलर में भी वो ये नहीं देख रहा होता कि रेड कलर है या येलो कलर है या ग्रीन कलर है। कलर तो बाद में आते हैं, कलर इस्तेमाल करते समय वो ये देख रहा होता है कि अगर रेड किया तो कितना रेड किया, डार्क रेड किया या लाइट रेड किया, ब्लैक किया तो कितना ब्लैक किया, डार्क ब्लैक कि लाइट ब्लैक, ठीक है। लाइटनेस, उसमें भी डार्कनेस और लाइटनेस होती है। तो कलर जो हम पढ़ते हैं ना, रेड येलो ग्रीन ब्लू, ये सब अलग अलग ह्यूज जो होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आता है, ओके। पहले ये देखना होता है कि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी डार्क वैल्यू का है या कितनी लाइट वैल्यू का है। और जब तक वो सही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कलर को भी कितना स्मूथ कर रहे हो या पेंसिल को भी आप कितनी ब्लेंडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो एंड में अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, करते वक्त अच्छा लगता है, करते वक्त हमें सुंदर भी दिखता है, लेकिन जब ये सारे वर्क्स किसी आर्ट के एग्जीबिशंस में डिस्प्ले होते हैं या फिर किसी सीनियर आर्टिस्टों के सामने रखे जाते हैं तो वहाँ पे इन सब वर्क्स को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजीली जज कर लिया जाता है कि इस पर्सन को आर्ट वर्क की कितनी समझ है, या इस पर्सन ने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इस पर्सन ने वैल्यूज़ के ऊपर या बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया या सिर्फ स्मूथ करने के ऊपर फोकस किया।
कोई भी सीनियर आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में इजीली देख सकता है कि आर्ट स्टूडेंट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हो सकता है स्टूडेंट्स को उस समय पता ना चले, बट जब जब वो चीज़ों को आप करते जाते हो तो आपको समझ आता है। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कुछ स्मूथ नहीं किया, ओके, बिल्कुल भी ब्लेंडिंग स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। अब एक चीज़ मान लेते हैं कि मान लो एक और आर्ट का स्टूडेंट्स है जो सेम चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये तो मैं 5-5 मिनट की डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी चीज़ को आप ये समझना कि जब हम बड़े बड़े आर्ट वर्क्स बनाते हैं जहाँ पे हाईली डिटेल्ड काम होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को रिलेट कर पाना, क्योंकि ये डेमो बस मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। भले ही हम एक मास्टर वर्क बना रहे हो बहुत बड़े लेवल पे जो एकदम इंटरनेशनल लेवल के आर्ट एग्जीबिशन में लगने वाला हो, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सेम होते हैं। तो मान लो एक और स्टूडेंट है जिसने सेम चेहरा बनाया, ड्रॉ किया, अब वो डार्क और लाइट की तरफ मूव कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गया। अगर उसको नहीं पता है कि किस चीज़ को कितना डार्क करना है, किस चीज़ को कितना लाइट करना है, वो अपने फोटो से या फिर रियल लाइफ से जिससे भी बना रहा है, अगर वो जज नहीं कर पा रहा तो कोई मायने नहीं रखता कि वो कितना ब्लेंड कर रहा है या क्या कर रहा है। देख लो आप, मैंने यहाँ पे बाल को मान लो मैंने इतना डार्क किया नहीं जितना मैंने पहले वाले डेमो में आपको दिखाया। मैंने गाल वाले एरिया को या चेहरे वाले एरिया को बहुत डार्क कर दिया, बाल वाले एरिया को उतना डार्क नहीं किया जितना पहले वाले में किया है मैंने। तो अगर मैंने डार्क और लाइट ही सही तरीके से नहीं किया तो मैं ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कितना भी प्यार से कर लूँ, आराम से कर लूँ, एंड में जो चेहरा, जो भी या चेहरा या कुछ भी आप बोल लो, जो भी आप बना रहे हो, वो एंड में अच्छा नहीं दिखेगा, एंड में वो फील नहीं देगा, एंड में वो वॉल्यूम नहीं दर्शाएगा, ठीक है। करते वक्त भले ही कितना भी सुंदर दिखे, करते वक्त भले ही कितना भी मज़ा आए। तो इन सब बातों को जब आप समझ जाते हो ना, तब आपका एक मन से ये सवाल बिल्कुल ही गायब हो जाता है कि ब्लेंडिंग टूल क्या ज़रूरी भी है या नहीं, ठीक है। वो ऐसी चीज़ है कि आपका सब कुछ हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, तो बस वो एक हेल्प करता है कि चीज़ों को अच्छा दिखा सके, ठीक है। मतलब फील अच्छा आता है टेक्सचर का, उससे ओवरऑल चीज़ें सुधर नहीं जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो इतना डार्क किया मैंने, यहाँ पे लाइट रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे इस सेकंड वाले, यहाँ पे मान लो गला इतना डार्क है, ठीक है, यहाँ पे गला चेहरे के हिसाब से उतना ही डार्क है। तो डार्क और लाइट मैटर करता है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कौन सी चीज़ कितनी लाइट है। दोनों में देखो, दोनों चेहरों में देखो, मान लो दोनों ही ड्राइंग के लेवल पे जैसे सही हैं, लेकिन अगर डार्कनेस और लाइटनेस के लेवल पे चीज़ें सही नहीं हैं और मैं ब्लेंडिंग टूल से भले ही कितना भी स्मूथ करता चला जाऊँ और डार्कनेस और लाइटनेस सही नहीं है, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार जब भी कोई भी आर्टवर्क आप बनाओ, कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कलर वगैरह या ब्लेंडिंग जो भी कर रहे हो, उससे पहले ही आपके वैल्यूज़ सही आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके। अगर पेट में अच्छा खाना नहीं जा रहा है तो ऊपर से आप जितना भी ये प्रोटीन, वो शेक, ये शेक, इंजेक्शन, ये वो स्टेरॉइड्स, पता नहीं क्या क्या लोग लेते हैं, जब तक हेल्दी फूड नहीं जा रहा है तो पता नहीं ऊपर से आप कितना भी कुछ ले लो काम नहीं करेगा। वैसे ही आर्ट में जब तक प्रिंसिपल सही नहीं है, ऊपर से आप कुछ भी कर लो वो काम नहीं करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अब से अपने आर्ट वर्क में हमेशा फोकस करना कि आपके पहले प्रिंसिपल सही बैठें, डार्कनेस लाइटनेस सही आए, जहाँ डार्क कर रहे हो वहाँ डार्क एक्चुअल में जितना है उतना होना चाहिए, जो ट्रांजिशन है वो सारी चीज़ें सही हो, तब जाके फिर आप एक्स्ट्रा टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो वो काम करेगा, ओके। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर किया, ऐसे ही न जाने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न हैं जो चले आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान भटक जाता है। जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस न करके हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट हैं, हज़ारों ऐसे टूल्स हैं, हज़ारों ऐसे पेपर है जिसमें हम फोकस करते चले जाते हैं कि हम ये करें या ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, इसको ऐसे करें वैसे करें, जिसके कारण टाइम बहुत बर्बाद होता है। इसलिए ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स जो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट को ज़रूरी है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो प्रोफेशनली करना चाहता है उसके लिए तो मस्ट है, और जो हॉबी के तौर पे कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रिंसिपल को पहले सीखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट में ग्रो करने के लिए। तो ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर मैंने ये चीज़ें क्लियर, कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, रियल टाइम डेमोज के साथ, एंड आर्ट के प्रिंसिपल्स हों, आर्ट की टेक्निक्स हों, ड्राइंग जो ओल्ड मास्टर के तरीके हैं वो सारे, और जो हम डेली हम किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें तो इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा, सारी चीज़ें कवर की गई है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। एंड आपके अगर कोई सवाल हो, ये लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो, ये लेसन से आपको कोई नॉलेज मिली हो,
तो प्लीज शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर के कारण, आप मान लो 100 लोग को शेयर करते हो, उसमें से 2 लोग भी अगर ऐसे आर्ट के लवर हैं जो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। ओके, तो ये सोच के साथ शेयर जरूर करना। एंड अब मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, या फिर कोई प्यार भरा मैसेज हो मेरे लिए, तो कमेंट कर देना, पढ़ के अच्छा लगता है। सवाल भी पूछते हो तो अच्छा लगता है, आपके सवाल के कारण बाकियों को भी मदद हो जाती है। एंड ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप क्रिएटिंग ए लॉट, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर पैशन। टेक केयर, लव यू ऑल।